हेलो क्लास 11। आज हम करेंगे अगली कविता जिसका शीर्षक है वे आँखें और रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और काला और बूढ़ा चांद जैसी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने रूपाप पत्रिका का संपादन भी किया और उन्होंने अन्य कई रचनाएं की हैं जैसे कविताएं आदि। तो इनकी जो हम कविता आज पढ़ने जा रहे हैं वे आँखें, यह प्रगतिवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और वर्षों से जो शोषण का शिकार होते आ रहे हैं किसान उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया है किसानों की ज़िंदगी में और किसान किस तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन दोनों तरफ से वह समस्या से ग्रस्त है, इसे दिखाया गया है। और इस तरह से प्रस्तुत कविता विकास की जो कथनी और करनी में जो भेद है उस व्यंग्य को दर्शाता है कि कहा कुछ गया था और किया कुछ गया है। तो इस तरह से इस कविता में हम देख पाएंगे। कविता में पहली पंक्ति से शुरू करते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो यहाँ पे कवि है वो किसानों की दुर्दशा, शोषण और दयनीय दशा को देखने से वे आहत होकर और उनकी स्थिति का जो यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं उसे दिखाया गया है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करते हुए किसान की जो आंखें हैं उसका वर्णन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि उनकी आंखें जो है वह दुख और दीनता से भरी हुई किसी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में भीतर झांकने से हमें डर लगता है और उसी प्रकार किसान की आंखों से में देखने में भी कवि को डर लग रहा है क्योंकि उसमें दैन्य दुख का नीरव रोदन है। दैन्य दुख अर्थात दीनता और दरिद्रता का मौन, नीरव अर्थात मौन रोदन है। मतलब एक रोना होता है जो कि जिसमें आवाज आती है और एक रोना जिससे हम मौन हो जाते हैं। तो यहाँ उस प्रकार का मौन रोदन है, उनकी आंखों से यह छलक रहा है। उसके बाद अगली पंक्ति में है, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आज भारत स्वतंत्र है और भारतीय किसान भी स्वाधीन हो गए हैं, पर इस बात का अभिमान उनकी आंखों में झलकता ज़रूर है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि स्वाधीन होने के बाद भी उनकी दशा जो है वह सुधरी नहीं है। किसान को मझधार में छोड़कर शासक वर्ग ने किसान को अकेला छोड़ दिया है और उन्हें किनारा कर दिया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिल पाया है और उनकी स्थिति जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है, उससे कुछ बदतर ही हो गई है। तो यह यह कवि बता रहे हैं। आगे की पंक्ति है, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब उनसे, जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। तो यहाँ पे दृगो अर्थात नेत्र या आँख है। तो यहाँ पे कवि ने इस काव्यांश में महाजनों का जो शोषण है उसके शिकार हुए किसान का वर्णन किया है, मार्मिक दशा को दिखाया है। वे कहते हैं कि कभी अपने खेत को लहराते हुए देखकर किसान की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देती थी, परंतु आज उसके खेत उससे अलग हो चुके हैं, अर्थात उससे उनका खेत छीन लिया गया है। जिन खेतों में फैली हरियाली के तिनके तिनके को देखकर उनका मन खुशी से झूम उठता था, जो खेत उनकी खुशी के आधार थे, आज उन्हीं पर उनका अधिकार नहीं है, उनसे उन्हें बेदखल कर दिया गया है। इस प्रकार जीवन की प्रसन्नता जो है वह समाप्त हो गई है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। यहाँ आंखों का तारा किसान के बेटे को कहा गया है, जो कि कारकुनों अर्थात जमींदारों और सूदखोरों को कहा गया है कि
आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है, ऐसी स्थिति पे खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस और वीरान हो चुका है, और किसान का एकमात्र बेटा जो उसकी आंखों का तारा था, वह जमींदार के कारिंदों जो कि पैसा वसूल करने आते हैं उनके द्वारा वह मारा गया है। और अब किसान की ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, इसीलिए उनकी आंखें जो है वह गुफा के समान अंधेरी है, और उसकी जो ज़िंदगी में किसी प्रकार की भी आशा या कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। चारों ओर सिर्फ गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दुख व्याप्त हैं, और इस कारण कवि को उनकी आंखों में झांकने का साहस नहीं बन पा रहा है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। तो यहाँ पे बर्धों की जोड़ी अर्थात बैलों की जोड़ी को कहा गया है। यहाँ इस काव्यांश में कवि ने महाजनों द्वारा उनका मूल और ब्याज वसूलने के लिए किसान पर किए गए अत्याचारों का वर्णन करते हैं, और कहते हैं कि किसान की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि किसान हमेशा से ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, और चाहे भारत की गुलामी का समय हो या अब आज़ादी का, वह दोनों ही समय कर्ज में ही डूबा था। महाजनों ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम कर दिए और खेत पहले ही खाली करवा लिए। अब जो दो बैलों की जो जोड़ी थी उसे भी उन्होंने नीलाम कर दिया, जो कि किसान को बहुत प्रिय थे। वह जोड़ी आज भी बार बार किसान की आंखों को चुभती है, अर्थात उन्हें बार बार उनकी याद आती है कि उनकी जो बैल की जो जोड़ी थी, क्योंकि किसान के लिए बैल ही उनका धन है और जिससे वह खेती करते हैं और अन्न उपजाते हैं, तो वही उनके पास अब नहीं है, बस उनकी स्मृति है, तो वह याद करके उनकी आंखों में वह चुभ रहा है। उजड़ी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुक्की खेती। किसान के पास एक सफ़ेद गाय थी जिसका नाम उजड़ी था, उसी के बारे में यहाँ कहा गया है कि गाय भी अपना दूध दुहाने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को आने नहीं देती थी। आज वह गाय भी बिक गई है, उसकी सुख की खेती मानो उजड़ गई है, और वर्षों के परिश्रम से बनाया गया घर, उसकी धन संपत्ति और पशु संपत्ति थी वह भी सब बिक गए हैं। ये सारे दृश्य मानो किसान की आंखों के सामने नाचा करते हैं, और इससे वह और भी दुखी हो जाता है। इस तरह से आगे बताया गया है कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मोही बिटिया, 2 दिन बाद गई मर। तो यहाँ पे पहले तो दिखाया गया कि किस तरह से वह उनके जो महाजनों के शोषण को दिखाया गया, फिर महाजनों के द्वारा अत्याचार को दिखाया गया, और अब यहाँ पे पारिवारिक दुख को भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से किसान की पारिवारिक जो स्थिति थी वह भी किस तरह से बदतर हो गई थी। तो कवि कहते हैं कि किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है, और किसान की सारी संपत्ति महाजनों द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, और ऐसी परिस्थिति में उनकी पत्नी के बीमार होने और दवा के लिए धन का न होने के कारण वह स्वर्ग चली गई, और पत्नी की मृत्यु के बाद ही उसकी जो दूध पीने वाली छोटी बेटी थी वह भी पालन पोषण और दूध के अभाव में वह भी चल बसी। इस प्रकार विपत्ति ने उन्हें इस तरह से घेर लिया तो कि किसान का बेटा, पत्नी, बेटी तो काल के ग्रास में चले ही गए। अब केवल घर में एक पुत्र वधू थी, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। यहाँ पे उसी पुत्र वधू के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उस पर भी अब पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था, क्योंकि यह जो समाज है हमारा, इसकी यह मानसिकता रही है कि जब पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को ही पति की मृत्यु का दोषी माना जाता है। तो यहाँ भी उस तरह से उस पर आरोप लगाने लगे, जो कि पहले घर की लक्ष्मी कही जाती थी, और इस तरह से उसकी भी यह दुर्दशा होने लगी।
उसे भी एक दिन कोतवाल ने बुलाया और अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, जो कि हम आज भी देखते हैं कि स्त्रियों की दुर्दशा कैसी है। और उस समय तो और भी स्थिति खराब थी। तो इस तरह से, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था और स्त्री शिक्षित नहीं थी, उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं था। और अब तो स्त्रियों को अधिकारों का ज्ञान है और जिस कारण वो अपने लिए लड़ पाती हैं, और उस समय ऐसा नहीं था, जिस कारण वह शिकार बनाया जा रहा था उसे। और इस अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण उसने अपनी जान कुएं में डूबकर देना ज़्यादा अच्छा समझा और उसने यह कदम उठा लिया। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेला रह गया और उसके दुखों का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, आज़ादी के पश्चात जो कहा गया था वह पूरा नहीं किया गया शासक द्वारा, तो वह भी दिखाया गया है। और जो महाजनों का अत्याचार है उसे भी दिखाया गया है, और साथ ही साथ समाज की स्थिति को भी दिखाया गया है कि किस तरह से समाज में नारियों की स्थिति क्या थी, नारी किस तरह से शोषित थी, यह भी दिखाया गया है। आगे कवि कहते हैं, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पे किसान की मनोदशा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण किया गया है, एक पिता और एक पति रूप में उसे दिखाया गया है कि वह भी उस मानसिकता का शिकार हो चुका है, जिस मानसिकता में यह कहा जाता है कि पत्नी जो है वह आमतौर पर पैर की जूती के समान तुच्छ समझा जाता है उसे। और इसी मानसिकता के चलते किसान अपनी पत्नी को भी तो भूलना चाह रहा है, भूलने का प्रयास करता है कि एक नहीं तो दूसरी आ सकती है पत्नी, पर वह जो जवान बेटा जिसे उसने खो दिया वह तो फिर दोबारा नहीं आ सकता। और यह सोच कर उसकी मानो उसका दुख असहनीय हो जाता है। तो यहाँ पर एक मनोदशा का वर्णन किया गया है जो कि संवेदनशील है, भावुक भी करती है हमें, पर साथ ही साथ एक मानसिकता का भी चित्रण किया गया है, मानसिकता दिखाने का प्रयास किया गया है कि समाज में किस तरह की मानसिकता थी कि एक पत्नी के चले जाने पर उसे उतना बड़ा दुख नहीं कहा गया है जितना कि बेटे के चले जाने पर जबकि दोनों ही दुख समान हैं, दोनों ही समान दुख रखते हैं, क्योंकि पत्नी का भी अधिकार उतना ही है जितना कि बेटे का। तो यहाँ पे इस तरह की मानसिकता जो पहले थी उसे दिखाया गया है, जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब इस तरह की भावना, इस तरह की मानसिकता लोगों में नहीं है। तो इसके आगे कवि कहते हैं, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। और अपने अतीत के सुखद क्षणों का स्मरण होने पर कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है। सुखद स्मृतियों से बाहर निकलने और वास्तविकता से परिचित होने पर उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है। शून्य अर्थात अंधेरे में खो जाती है, जहाँ कोई छोर नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, जो एक तीखी सुई के समान उनके हृदय में मानो चुभती है। और सुख की चमक क्षणिक होती है और दुख का जो फैलाव है वह अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष रह गया है, इसे दिखाया गया है। तो इस कविता के माध्यम से पंत जी ने सिर्फ किसानों की दुर्दशा का वर्णन नहीं किया है, सिर्फ किसानों के शोषण, दयनीय दशा का वर्णन नहीं किया है, बल्कि समाज की उस समय के समाज की सच्चाई को भी दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से उस समय जो है समाज में नारियों की स्थिति क्या थी, नारियों के प्रति लोगों की सोच क्या थी। तो यह भी हम देखते हैं। और जो देश में विभाजन के बाद और विभाजन के पहले किसानों की स्थिति है वह भी दिखाया गया है। तो यह है इस कविता का मूल भाव। धन्यवाद।